रहे हैं, 2-2 साल हो गए उनको, अभी अभी भी नहीं पता ये ऐसा कुछ है, और आपने देखा। रियली आई अप्रिशिएट। इसका मतलब आप अटेंशन टू डिटेल देते हो, इसका मतलब आप डीप जाते हो। एंड इनफैक्ट सच बताओ तो ऐसे लोग ही बिजनेस में सक्सेसफुल करते हैं। जैसे तुम सामने वाले को थोड़ा उठाते हो ना, अब वो लिस्टिंग मोड में आ जाता है, क्योंकि आप उससे आर्गुमेंट नहीं करो। लेकिन हमारा अप्रोच क्या होता है, जैसे किसी ने कुछ बोला, हम आ जाते, घबरा जाते। अरे रे रे, ये ऐसा नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है, हमारी कंपनी ऐसी है, अरे ऐसे नोटिस तो 50 कंपनी के अगेंस्ट आते हैं, आप सबको मान लेते हो क्या? आप खुद सोचो, दो इंसान है, एक इंसान इस तरह से बात कर रहा है, एक इंसान उस तरह से बात कर रहा है, कोशिश दोनों एक ही काम का कर रहा है, क्या कि मैं अपनी कंपनी को डिफेंड करूं या जो सही पिक्चर है वो लगाऊं। पर तरीका बताओ, तरीका किससे लगता है इंसान सुनने लिस्टिंग मोड में होगा? दूसरे वाले तरीके में मैं बहस में जाऊंगा, अच्छा तुम साले मेरे से बहस करोगे, चलो हम तुमको और कर, क्योंकि अंडरस्टैंड, वो इंसान तो आया ही है बहस करने के लिए, वो तो आया ही है कि मैं इसका कपड़े उतार दूं। पर आप उसको अलाउ नहीं कर सकते ना। बट जैसे आप ये अप्रोच यूज करते हो ना, उसी की तारीफ करके हंसते हुए ये पॉस्चर में, बहुत बढ़िया, मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा, और कुछ देखा क्या आपने ये इसके अलावा? और वो वीडियो देखा क्या आपने जो अर्नब गोस्वामी वाला है? तो 4-5 तुम दे दो अपनी साइड से। वो वाला नहीं देखा? अरे क्या, वो आप कैसे मिस कर गए? अरे वो भी देखते हैं ना, क्या अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा 5,000 करोड़ का स्कैम। अक्सर ना जनरली लोग आते हैं वो वाला देखते हैं, पता नहीं आपने कैसे नहीं देखा। और क्या देखा आपने? मजा आ रहा है मुझे, और बताइए और क्या देखा। तो आदमी अपने आप हो जाएगा कि साला मैं इसको ये बता रहा हूँ, तो मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। अब जब वो होगा कि नहीं मैंने ये देखा, मतलब कोई बात है, वेरी गुड, बट आई विल आंसर एवरीथिंग राइट, बिकॉज, और वैसे भी हम बताते ही, बट इनफैक्ट चलिए आपने बताया तो एक बात बताइए, आपको बिजनेस स्टार्ट करने में, अगर मैं कहूँ, तो यही एक इशू है या इसके अलावा भी कोई इशू है? मतलब यू आर ओके विद कंपनसेशन, यू आर ओके विद द प्रोडक्ट एंड सही, वो सब चीजें ओके, ओनली थिंग ऑफ कंसर्न इज की दिस लीगल नोटिस व्हाट हैज बीन सेंट टू विहान, राइट, अपरेंटली जो उनके वेबसाइट पे, यही आपका मेन कंसर्न है? या ये कंसर्न है लेकिन उसके साथ पैसा भी नहीं है मेरे पास, पहले ही वो उसको जीरो डाउन कर लेते हैं कि व्हाट इज योर मेन कंसर्न? मतलब मैं कहूँ कि अगर आपको आज के आज स्टार्ट करना है, तो कैन वी डू दैट, मतलब अदर थिंग आर ओके, ओनली दिस थिंग इज देयर? तो आदमी बोलेगा नहीं नहीं वो चीजें तो है, पहले मुझे ये करना है, बोला नहीं ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अदर थिंग्स आर ओके, मतलब जो हमने बात की थी, तो वो वहां पे हम पूछ लेते हैं उससे। मतलब वेरी गुड, कोई बात नहीं है। तो चलिए ये वाला मैं आपको बताता हूँ इसका पीछे कहानी क्या है। तो पहली बात, आपको क्या लगता है, अब वहां से आप कैसे स्टार्ट करोगे? आपको क्या लगता है, जैसे आपने देखा, राइट, हमने नहीं देखा होगा या मैंने नहीं देखा होगा, क्या लगता है आपको? तो एक क्वेश्चन पूछा, तो मतलब अगेन उस तरह का, तो बोलेगा शायद देखा होगा, मैंने उस दिन भी बोला था, राइट। तो पहला चीज है उसे, आपको लगता क्या है, मैंने देखा होगा कि नहीं देखा, आप ये बताओ मुझे। तो बोलेगा कि, अब ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर देता है आदमी को कि मैं क्या जवाब दूं। तो बोलेगा हाँ देखा होगा, वेरी गुड। तो आपको लगता है मैंने देखा, और आपको क्या लगता है जो हमारी, मतलब इतनी बड़ी टीम क्यूनेट इतने साल से बिजनेस कर रही है, तो लोग देखते ही होंगे ना, क्योंकि आपका तो पैसा नहीं लगा है, फिर भी आप इतना छानबीन कर रहे हो। जिनका पैसा लग चुका है क्या वो नहीं देखेंगे? तो क्या बोलेगा फिर वो? ये ऐसे टफ क्वेश्चन है जिसका आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए वेरी गुड, तो आपको लगता है लोगों ने देखा होगा। अब आप ये बताइए, अगर देखा होता और जो ये देख रहे यही बात सही होती, तो मैं आपसे अभी इस वक्त बात कर रहा होता क्या, या मैं छोड़ चुका होता बिजनेस? अगर वो सच होता तो ये बताइए। मेरी बात भी ले लीजिए, और इतने लोग जो कर रहे हैं वो भी, अगर वही चीज फैक्ट होती, अगर मान लीजिए जो है वो वहां पे दिया वो सच है, दो चीजें होती है लाइफ में, एक होता है फैक्ट और एक होता है ओपिनियन। अगर ये फैक्ट है, तो आपको लगता है मैं अभी आपसे अपॉर्चुनिटी दिखा भी रहा होता आपको, या फिर उसके बाद दिखाने के बाद मैं आपसे ये बात भी कर रहा होता? क्या लगता है आपको? अगेन इट्स अ टफ क्वेश्चन, अगेन इट टफ क्वेश्चन। तुम सोचो, तुम प्रोस्पेक्ट हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यार क्या जवाब दूं इसका क्या लगता है? हाँ, लगता तो यही है कि सही। तो वो क्या ना, ऐसे क्वेश्चन है ना जिसका आंसर वो चाहे ना चाहे अफर्मेटिव ही देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा कि हाँ सही बात है, राइट ना। कि अगर वो सच होता तो तुम बिजनेस कैसे कर रहे थे? आपने वो नोटिस की बात की, मैं आपको उस नोटिस में, ये नोटिस कब का आया है? अगस्त 2019 का, राइट। आज की डेट क्या है सर, ये बताइए। कितने साल हो गए? करीब 2 साल हो गए। आप मुझे एक कंपनी बता दो इस दुनिया में या इंडिया में एटलीस्ट, जिसके अगेंस्ट में ना स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस आया हो, जिसमें आप यही बोल रहे हो ना, आपका प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने मना कर दिया, तो जिसको लेट से सरकार ने पॉइंट आउट कर दिया कि ये कंपनी फ्रॉड है, स्कैम है, फलाना है ठिकाना है, और वो फिर भी ऑपरेट कर रही है। कैन यू टेल मी वन सच कंपनी? तो देखो बताता है कि नहीं। अब बोलना कि आप मुझे 5 कंपनी का ऐसा नाम बताइए
जिसके अगेंस्ट में जब भी कुछ इशू निकला तो या तो उसके फाउंडर भाग गए या तो कंपनी बंद हो गई। बताइए आप मुझे 5 कंपनी जिसमें सेम ऐसा कुछ उजागर हुआ, मीडिया में आया, भैया ऐसा ऐसा स्कैम है, जैसे किंगफिशर एयरलाइन में आया कि मालिया ने इतना लोन लिया है वो रिपे नहीं कर पाएगा। चोक्सी का आया, पंजाब नेशनल बैंक को उसने येड़ा बनाया, वो किया। हर्षद मेहता का अनकवर हुआ, ठीक है, सुब्रत रॉय का अनकवर हुआ, बाबा राम रहीम का पता चला, आशाराम बापू का पता चला। ऐसे कई चीजें हैं दुनिया में, जब जब मीडिया में आता है ना। उसके बाद भी सुनीता सुनीता चोकर, आईसीआईसी बैंक की कौन थी वो, कोचर, सुनीता कोचर, कोचर, सुनीता कोचर, उसका आप देख लीजिए, या लिंगारम राजू का ले लीजिए, सत्यम कंपनी का। कोई भी मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए, नीरव मोदी, जहां पे ये आया, मीडिया में आया, बवाल हुआ, और उसके बाद भी वो कंपनी या वो आदमी आज भी फंक्शन कर रहा है। टेल मी, मैंने तो आपको इतने नाम बता दिए, इनमें से कोई भी आदमी आज वो उस पोजीशन पे नहीं है या तो उस कंपनी में नहीं है। एग्री और नॉट? सत्यम बंद हो गई, राजू जेल में है, आशाराम बापू आज भी जेल में है, सुब्रत रॉय आज भी जेल में है कि नहीं, राइट? सुब्रत रॉय जेल में है, मालिया बाहरी हो गया, मोदी बाहरी हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया, सोशल स्पीक एशिया बंद हो गई, सोशल ट्रेड बंद हो गया, राइट, शारदा स्कैम बंद हो गया। तो आपको समझ में नहीं आता डिफरेंस? डू यू सी अ डिफरेंस कि जिस जगह पे आप स्पॉटलाइट कर रहे हो हमारी कंपनी को या अभियान को, आपको लगता है ये वही कैटेगरी में, अगर उसी कैटेगरी में होती तो हम ये बिजनेस चल कैसे रहा होता? 2 साल हो गए सर, 2 साल। क्योंकि मैं आपके पॉइंट को बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो ना वो गवर्नमेंट मना कर रही है, मैं बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा था ना। तो भैया अगर सरकार मना कर रही है तो सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है ना सोचने वाली बात, राइट और रॉन्ग? तो देखो, पहले ना प्रोस्पेक्ट को ना जीरो डाउन करते हैं, बोलते हैं ना पुशिंग टू द वॉल करते हैं, मतलब आप धकेल धकेल के दीवार पे मार देते हो कि अब उसके पास बोलने के लिए कुछ ना रहे, सरेंडर। अब वो बोलेगा भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मेरे को समझा दे। अब वो सुनेगा आपकी बात। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको सुनाने चले जाओगे कि देखो देखो मेरे पास ये है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है, देखो फलाने ने, वो नहीं सुनेगा। समझो ये ह्यूमन नेचर होता है। दलील कभी भी, इवन पता, पति पत्नी पे शक करे, पति पति पे शक करे, आप अपने बच्चे पे शक करो, बच्चा आप पे शक करे, कोई भी ह्यूमन रिलेशन में वी आर डीलिंग। तो आप ना फैक्ट से किसी को नहीं जीत सकते। अगर फैक्ट से जीत सकते हैं तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता ना, होता कभी? सोचो, क्यों? फैक्ट तो फैक्ट होता है ना यार। तुम बोलते हो कि पृथ्वी गोल है, कितना क्यों लड़ाई होती थी? कोई बोलता है नहीं पृथ्वी गोल नहीं है, अब फैक्ट तो फैक्ट ही है, फिर भी क्यों लड़ रहे हो भाई? कोई बोलता है ईश्वर है, कोई बोलता है ईश्वर नहीं है, राइट ना? तो समझो, कुछ चीजों को समझाने के लिए ना इंसान को ऐसे जोन पे ले जाना होता है जहां पे उसके पास आंसर्स नहीं होते, और जब उसके पास आंसर नहीं होते हैं ना, तब वो लिस्निंग मोड में आता है, तब वो सुनने को तैयार होता है, क्योंकि अब उसके पास आंसर ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये मैं आपको न्यूसेंस बता रहा हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, राइट? ये आप सोचोगे कि अरे चलो मैं, क्योंकि ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है, इसीलिए देखो आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं, राइट? रिमेंबर दैट, व्हाई वी से इट आर्ट ऑफ, तो एक कला है, और आपको क्या बनना पड़ेगा? कलाकार। तो कलाकारी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तुमने ऑब्जेक्शन लाया, लो मैं आंसर दे दिया। अदरवाइज वो मैकेनिकल, फिर हम रिकॉर्ड ना कर दें, क्यों ना मेरे को रिकॉर्डर रख लें, टेक्निकली बहुत अच्छा बोलेगा, अच्छा तुम्हारा ये ऑब्जेक्शन है, रुको मैं एक ऑडियो प्ले करूंगा, ये वाला सुन लो जरा तुम, और खट से ऑडियो प्ले कर दिया, वो बैठ के सुन रहा है। आपको क्या लगता है वो मान लेगा आपकी बात? बहुत पॉलिश वे में, एकदम बढ़िया वे में वीपी देव आडवाणी बात कर रहे हैं ऑब्जेक्शन का, तो वो ना दे देते हमको? सचिन गुप्ता एक एक ऑब्जेक्शन का रिकॉर्डिंग करके आपको दे देते हैं कि सुनो प्लान में जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए ना तो ये रिकॉर्डिंग प्ले कर देना। क्यों बोलते हैं कि तुम बोलो? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्यों नहीं ऐसा करते हैं? या मैं ही अपना आपको रिकॉर्ड करके दे दूं, अच्छा ये मेरे ना मेंटोर अपलाइन है, बहुत जबरदस्त है, इनकी बात आप एक बार सुन लेना, आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो आप रिकॉर्डिंग प्ले कर दो, वीडियो, अच्छा ओके सो यू हैव दिस ऑब्जेक्शन, लेट मी शो यू दिस। क्या लगता है, विल इट बी इंपैक्टफुल? हाँ बताओ, होगा? नहीं होगा, क्योंकि सामने, अच्छा सोचो, इससे अंदाजा क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअली फैक्ट डज नॉट काउंट, फैक्ट तो काउंट ही नहीं करता है, मतलब इमोशन ही से वो सॉल्व होगा। अगर सामने वाला अनइमोशनल है, इसको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको 50 फैक्ट दे दो, वो फिर कुछ निकाल देगा, आप ये दिखाओ फिर वो कुछ निकाल देगा। ऐसे लोगों को आप कभी हैंडल नहीं कर पाओगे, रिमेंबर दैट, है ना?
आप उसको दे दो, उसको आंसर चाहिए। आपको क्या लगता है आंसर देने से अगर सब समझ जाए तो बहुत सारे निर्जन में आपका याद है आपका जो भाई था या कोई था Yes. उसने लाया, उसको हमने सारे आंसर दे दिए। देन Right. व्हाट ही सेज, नहीं 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 एक बंदा मेरा किया था वो जेल चला गया था, एक मेरा वो कुछ तो लेके आएगा। कोई भी आंसर के बाद वो परंतु आता ही है। परंतु, लेकिन, लेकिन, परंतु, किंतु वो करेगा। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इमोशनल, दे आर नॉट सीइंग योर पैशन, राइट ना। कोई कई लोग क्या होते हैं, कई लोग होते हैं कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट जब वो आपका पैशन आपका वो और साथ में फैक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फैक्ट तो अपने मजा ही, बट मैं क्या बोल रहा हूँ आप अगर सिर्फ फैक्ट पे फोकस करोगे, ओनली फैक्ट, कि सोचोगे अच्छा अच्छा मेरे पास फैक्ट है, मैं इसको ये लिंक दिखाऊंगा, मैं इसको गूगल कर दूंगा, नहीं मानेगा वो, समझो बात को, नहीं मानेगा जब तक आप उसके साथ इस तरह से रीजनिंग नहीं करोगे। और रीजनिंग में हम उससे कोई वो नहीं बोल रहा, तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे भाई तू ही बता दे, अगर जैसे तू बोल रहा है, एंड देन आई विल आल्सो से कि देखो उसको बोलेंगे देख जो जो व्हाट एवर यू वांट टू नो आई हैव दैट आंसर, बट बिफोर आई आंसर यू दैट आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। ये होता है अप्रोच कि मैं जो है उसका आंसर तो दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, आई विल टेल यू द फैक्ट्स, राइट, बट बिफोर आई आंसर दैट लेट मी आस्क यू फ्यू कॉमन क्वेश्चंस जो मैं पूछ रहा था। देन उसे और दो चार क्वेश्चन कर सकते हैं कि डिड यू नोटिस दैट वी हैव केंट एज आवर पार्टनर, केंट वाटर, और वो इनफैक्ट तुम्हारे नोटिस पे भी लिखा हुआ था ना केंट वाटर प्यूरिफायर, ऐसा बोलोगे जो आपने मुझे हाईलाइट किया। डिड यू आल्सो नोटिस देयर इज अ कंपनी कॉल्ड शार्प एयर प्यूरिफायर, वो भी है ना हमारे साथ। नाउ लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, डू यू थिंक केंट एंड शार्प आर रेप्यूटेड ब्रांड? इन पे विल यू ट्रस्ट देम, विल यू ट्रस्ट देम और यू डोंट ट्रस्ट देम? अगेन ए वेरी टफ क्वेश्चन, क्या बोलेगा ये, आई ट्रस्ट देम, क्यों? क्योंकि उस पे नाउ इमेजिन यू आर केंट, कि लेट से पवन तुम हो केंट के मालिक, right? Give me one reason for you to partner with me when there is already a public notice against QNet. Why are you spoiling your name, man? आप अपना नाम क्यों खराब कर रहे हो? आपके पास लॉयर नहीं है आपके पास कंपनी में? Don't you think you have team of lawyers who can go through this notice and take a call कि whether we should continue partnership with such company or not? Don't you think Kent will have an issue अगर उसके प्रोडक्ट को ओवरप्राइस करके बेचा जाए? Don't you think Sharp will have issue if उनके प्रोडक्ट को ओवर प्राइस करके बेचा जाए? क्योंकि शार्प तो अपने सेम कंपनी, मतलब मैं हूं, राइट ना, मेरा ही एक प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे बिकता है, मेरा ही एक प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे बिकता है, ये प्लेटफॉर्म पे बहुत महंगा बिकता है, ये प्लेटफॉर्म पे सस्ता बिकता है, कंपनी मेरी है, तो इवेंचुअली मेरा नाम नहीं खराब होता है क्या? तो क्या मेरे पास लोग नहीं है जो ये कॉल ले सके? तो अगर हैं तो आपको क्या लगता है वो क्यों होंगे? क्योंकि जो आप पॉइंट आउट करो कहीं तो प्रॉब्लम है उसमें, कुछ तो उसमें है, समथिंग विच यू आर नॉट एबल टू सी राइट नाउ, राइट ना, एंड समथिंग विच आई नो राइट नाउ, एंड दैट इज व्हाई सेम वे जो वो लोग देख सकते हैं वही मैं भी देख सकता हूँ, जो केंट समझ सकती है, शार्प समझ सकती है, वही मैं भी समझ सकता हूँ, राइट, और इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। अब वो क्या बात है वो मैं आपको अब बताऊंगा, बट डू यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट? यू से नो नो आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, तो बात अलग है। तो ऐसे करके ना, ऐसे मुद्दे निकाल के ना पहले आपको उसको जीरो डाउन करना पड़ता है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं, दुनिया फैक्ट पे चलती है कि ओपिनियन पे चलती है? अ क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग यू, यू टेल मी, दुनिया परसेप्शन पे चलती है कि रियलिटी पे चलती है, किस पे चलती है? क्वेश्चन कुछ फैक्ट पे चलती है, राइट ना। ओपिनियन सबका हो सकता है, एवरीवन कैन हैव देयर ओन ओपिनियन, बट फैक्ट तो एक ही होता है ना, हर इंसान अपने अपने फैक्ट लेके तो नहीं आ सकता ना, फैक्ट विल बी वन। परसेप्शन हजारों हो सकते हैं, हर इंसान का अपना परसेप्शन हो सकता है, बट रियलिटी तो एक ही होती है ना, राइट ना। नाउ इफ यू लुक एट दैट नोटिस, इट्स क्लियरली स्टेट्स कि एक वहां पे एक ऑफिसर गया नॉमिनेट होके, राइट ना, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट मेड दैट ऑफिसर गो एंड एग्जामिन दैट, राइट। तो अचानक से अर्नब गोस्वामी का चैनल पे आके ये बात करना, अचानक से हैदराबाद में देयर आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट विथ रिलेटेड टू व्हाट योर नोटिस जो आया, उसी के पहले हैदराबाद में हंगामा होता है, एक बंदा सुसाइड कर लेता है, वो बोलता है मेरा 25 लाख यूनिट में चला गया, राइट। और एक वहां के सज्जी जो है एसपी, जिनका की हिस्ट्री रहा है एमएलएम कंपनीज के अगेंस्ट में, पहले भी उन्होंने एमवे के डायरेक्टर को, विलियम पकिंसी को भी गिरफ्तार किया हुआ था, उनको भी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से नोटिस आया था, एंड ऑल दैट हैपेंड, राइट। और वो करते हैं, अर्नब गोस्वामी हंगामा करता है कि क्यूनेट स्कैम है, ये है वो है, एंड देन
कंज्यूमर अफेयर्स का नोटिस भी आता है, राइट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। नाउ एक ऑफिसर जाता है, एक ऑफिसर जाके वहां पे बिहान के वहां पे एग्जामिन करता है, फटफट मारता है, रेड मारता है, कुछ कुछ एबनॉर्मलिटी पॉइंट आउट करता है, भाई तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा वो गलत, तुम्हारा ये गलत, वेरी गुड, एंड ही मेक सम ऑब्जर्वेशन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक इंडिविजुअल का ऑब्जर्वेशन है, डू यू गेट इट? उस नोटिस में भी लिखा हुआ है अपॉइंटिंग ऑफिसर है, उसका ऑब्जर्वेशन है। नाउ अच्छा, वो कहां से आया? वो रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस से आया हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस। First of all, do you know that whether registrar of office is the authorized body to do such thing? Do you know that? कि रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस जो कर्नाटका का है वो जाके ये काम करे, वो हैज ऑथराइज्ड इट, वो ऑथराइज्ड बॉडी है ही नहीं, पहली बात, ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, एक ऑफिसर है, उसका एक ओपिनियन है, उसका एक ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है उस ऑफिसर को दो चीजें हो सकती है, या तो लैक ऑफ नॉलेज, या तो उसका खुद का इंटेंशन। अगर मान लो एक राइवल कंपनी ने उसको बहुत सारे पैसे दे दिए कि भैया ये पकड़ पैसे, जरा जाके इस पे निकाल जाके, तो ही कैन डू दैट और नॉट? कैन यू रूल दिस आउट? आप क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट में करप्शन बिल्कुल जीरो है? मतलब इंडिया का नाम कहाँ आता है करप्शन पे, पता है आपको? ये सब होता है कि नहीं होता है, राइट? तो इज देयर ए पॉसिबिलिटी और नॉट? जैसे उसका वो ओपिनियन है, हो सकता है ये मेरा ओपिनियन हो, भाई वो अपना ओपिनियन दे रहा है, मैं भी तो दे सकता हूँ ना, कि हो सकता है आपको पैसे खिलाए गए हों, इसीलिए आप उस मोटिव इंटेंशन से आपने जाके ये सब करके आपने एक नोटिस लगा दिया। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होने की है कि नहीं है? अब मैं ऑफिसर हूं, मैं जाके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर का आईडी पासवर्ड है, मैं गया, मैंने एक नोटिस चिपका दिया वहां पे, कितना बड़ा काम इसमें, कौन सा इसमें तूफान मच गया? ऐसे कई नोटिस आते हैं, और भी कंपनी के आते होंगे, आई डोंट नो, आते होंगे, बट आ गया। अब इसको देखते हैं नोटिस में क्या कहा गया। तो नोटिस में पहली बात तो ऑफिसर का ओपिनियन है। नंबर टू, इफ यू रीड थ्रू दैट नोटिस, राइट, मैंने आपको प्लान में बताया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिकी एंड केपीएमजी रिपोर्ट, याद है आपको? मैंने बताया था, आप फिकी एंड केपीएमजी रिपोर्ट के अंदर में चैलेंजेस वाले सेक्शन में जाइए, एंड आई कैन शो हिम। उस रिपोर्ट के अंदर में साफ साफ ये बात कहा गया है कि भैया ये जो इंडस्ट्री है बहुत पावरफुल, बट इंडिया में चूंकि लॉ नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको 1978 चिट फंड एक्ट स्कीम के तहत क्लब कर दिया जाता है, केसेस बन जाते हैं, परेशान होती है कंपनी। ये दिया गया, ये आपने देखा, ये देखो आप, ये लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज इस नोटिस में पॉइंट आउट किया जा रहा है, सेम थिंग, यही बोला रहा है कि ये कंपनी पॉन्जी स्कीम है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फिकी केपीएमजी गवर्नमेंट का रिपोर्ट कह रहा है कि भाई कंपनी के साथ ये परेशानी हो रही है, वही चीज यहाँ पे हो रहा है, राइट। नाउ देयर इज वन गैप इन दिस एंड दैट, इसको ये होता है ना, इसीलिए गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन आया, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में ये बातें कही गई है, राइट, कि ये कंपनी डायरेक्ट सेल्स की है। अब आप बताओ, क्यूनेट जो हमारी कंपनी है, अब सवाल है वो पॉन्जी है या डायरेक्ट सेलिंग है कि नहीं? यही दो चीज हो सकता है, भाई डायरेक्ट सेलिंग है तो ये लॉ, ये आप इस पे लगा नहीं सकते हो, राइट, और पॉन्जी है तो फिर सब बात सही है, राइट। अगर पॉन्जी है तो वो लॉ लाया इसलिए गया कि जो भी कंपनी पॉन्जी उसको बंद करो, वेरी सिंपल। अगर सरकार को पता ये कंपनी पॉन्जी तो बंद हो गई, और अगर वो डायरेक्ट सेलिंग है तो काम करने दो उसको, दो ही चीजें तो हो सकती ना। अब हमारी कंपनी तो काम कर ही रही है, सरकार को टैक्स भी दे रही है, तभी क्यूनेट से आप कंपनी पार्टनरशिप में है, तभी सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब पॉन्जी तो नहीं है, और पॉन्जी कौन होता है? वो होता है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। तो यहाँ कम से कम ये आपके नोटिस में लिखा हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट है, केंट का वाटर प्यूरिफायर है, ये तो लिखा हुआ है ना, तो ये तो कह ही नहीं सकते, तो वो रूल आउट हो गया आपका। नाउ अब रिगार्डिंग जो प्राइस का डिफरेंस का है, तो वहां पे आप वो समझा सकते हो। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि सर आप अभी बिजनेस में साइंड अप नहीं हो, और मैं हूं बिजनेस में साइंड अप। अब आप बताओ, मैं ऑलरेडी बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं केंट आरओ लेता हूं, तो मेरे परचेज करने के प्राइस में और आपके परचेज करने के प्राइस में सेम प्राइस पे मिलेगा, या आपको लगता है डिफरेंस होएगा? बताइए। एक हम डीआर कमीशन की भी बात करते हैं जो प्लान में समझाते नहीं, हैं। हाँ वो बाद में बताएंगे, पहले उसे सवाल देखो, हमेशा अप्रोच सवाल वाला रखो, तभी बड़े बनोगे। सीधा देखो, पूछने से नहीं समझेगा, आस्क हिम अ क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि सर आप अभी केंट आरओ लेते हो, मैं अभी केंट आरओ लेता हूँ, या मैं अभी हॉलीडे परचेज करता हूँ, आप हॉलीडे परचेज, आपको क्या लगता है हम दोनों का प्राइस सेम होगा? डू वी नीड टू पे द सेम मनी और नॉट? अब वो ये यस या नो बोलेगा, राइट। अगर वो बोलेगा नो, तो पूछूंगा व्हाई, तो बोलेगा नहीं आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आपका, तो बोलेंगे याद है आपको फाइनेंशियल प्लान में हमने आपको बताया था,
रिटेल कमीशन नाम की चीज होती है, डायरेक्ट रेफरल, राइट ना। तो आपके केस में आप जो परचेस करोगे वही मेरा डायरेक्ट रेफरल कमीशन बनेगा, जो वो कंपोनेंट है। मेरे केस में तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, तो वो बनेगा नहीं, तो मेरा प्राइस कम हो जाता है। अब बताओ इसमें कौन सा गड़बड़ है, कौन सा इसमें गैप है? कोई गैप है क्या भैया? अभी मान लो मैं हूं क्यूनेट का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, जो बंदा डिस्ट्रीब्यूटरशिप दुकान खोल के बैठा है, मैं अपने घर के लिए केंट खरीदता हूं, तो मैं जो प्राइस पे करूंगा अपनी जेब से, और आप वो एक ग्राहक, आप जो प्राइस पे करोगे, डू आर यू ट्राइंग टू से बोथ विल बी पेइंग सेम प्राइस? अलग होगा कि नहीं प्राइस? क्योंकि मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं ना यार, मेरा मार्जिन मैं किसको पे करूंगा? मेरे लिए तो मेरा मार्जिन कम हो गया, आप नहीं हो तो आपको तो वो मार्जिन देना होगा। सेम चीज वहां होता है, सेम चीज यहाँ हो रहा है, क्या गड़बड़ है? अब ये आदमी बोल रहा है ये नोटिस में, इसी से पता चल जाता है कि नोटिस बनाने वाले का इंटेंशन कैसा रहा होगा। आप बताओ, राइट और रॉन्ग? यही बात बोल रहे हैं ना, वो डिफरेंस है। एक आदमी को इतने पे मिला, एक आदमी, अरे भैया आदमी को अलग अलग मिला, क्योंकि एक आदमी जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो वो क्यूनिट का आईआर रहा होगा, है ना। आईआर भी तो खरीदता है ना, मैं बिजनेस में आने के बाद एक ही प्रोडक्ट लेके थोड़ी नहीं बैठा हूं, मैं हमेशा लेता हूं। मैंने एयर प्यूरिफायर लिया, राइट ना, तो मेरा प्राइस कम होता है। बट एक नया आदमी भी बिजनेस में आता है, वो भी एयर प्यूरिफायर खरीदता है। अभी मान लो सेम वीक में खरीदा होगा, 2 रिसिप्ट वहां पे पड़े हुए होंगे, ऑफिसर ने उठाया होगा 2 रिसिप्ट, उसने एक प्राइस देगा इतना, एक प्राइस इतना, बस उसने नोटिस में चिपका दिया, उसने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि ये प्राइस अलग क्यों है कि नहीं? पॉइंट, राइट। दूसरा पॉइंट है, आप हमारे को पॉइंट आउट कर रहे हो, भाई साहब अमेजन मिंत्रा पे आपने कभी शॉपिंग की है? साला एक कपड़े का दाम कल रहता है 1200 रुपया, अगले दिन हो जाता है 400 रुपया, होता है कि नहीं होता है? एयरलाइन में जब आप फ्लाइट का टिकट बुक कराते हो, सेम सीट सेम सर्विस सब कुछ का सेम, एक आदमी देता है 2000 रुपया, एक आदमी देता है 8000 रुपया, तो उस लॉजिक से तो वो भी गलत है ना। हमारे यहाँ पे तो हालांकि ये लॉजिक है नहीं, बट अगर हम लॉजिक की बात करें तो वो भी गलत है, राइट। तो अग्री कर जाएगा वो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, कि प्राइस ओवर प्राइस्ड होता है। लुक एट द नोटिस केयरफुली। आप मुझे ये बताओ, कोई भी कंपनी का आप क्या देखते हो? सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस, बस यही देखते हो क्या? मतलब बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसी से आप डिफरेंस। वो क्या बोल रहा है कि क्यूनेट का बाइंग प्राइस इतना है और क्यूनेट का सेलिंग प्राइस इतना है, और ये डिफरेंस है, ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। भाई साहब आपने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉस्ट इन्वॉल्व। क्यूनेट ने केंट से एक आरओ खरीदा, राइट, 30,000 मान लो 20,000 रुपया में, और क्यूनेट ने आपको आरओ बेचा 40,000, तो वो जो क्यूनेट 20,000 रुपया दे रही है, क्यूनेट का अपना कोई खर्च नहीं है क्या? ये गोडाउन को मेंटेन करने का पैसा नहीं लगता? वो जो शिपमेंट करती है, लॉजिस्टिक करती है, जो टीम काम कर रही है, जो स्टाफ का सैलरी है, वो किधर गया? हाउ कैन यू से दैट इज प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस में खाली प्रॉफिट नहीं होता है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट एक परसेंटेज होता है, उसके साथ में उसका एक्सपेंडिचर भी तो होता है ना। मान लो मैं होटल खोलता हूं, राइट, मैंने आपको पराठा दिया 50 रुपए में, राइट, 50 रुपए का पराठा बेचा, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा तुमने आटा इतने में लिया, तुमने ये इतने में लिया, और तुमने इतने में बेचा, यानी इतना प्रॉफिट। अरे भाई साहब वो जो सिलेंडर जल रहा है, वो जो स्टाफ मेरा खट रहा है, वो जो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा हूँ, वो भी तो उसी प्रॉफिट से निकाल रहा हूँ ना। तो नेट प्रॉफिट कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया, है कि नहीं? उस लॉजिक से तो फिर बिस्लेरी का बॉटल के बारे में आप क्या बोल लेंगे? बिस्लेरी का बॉटल जो बनता है, लोग 20 रुपया देता है, राइट, तो वो क्या उसका प्राइस कितना होता होगा? 5 रुपए का ना। तो 5 का 20 ऐसा थोड़ी ना होता भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ना, 50 कॉस्ट होता है, राइट, उसके हिसाब से कंपनी करती है। तो ये तो कोई पॉइंट आउट ही नहीं, आप तो इसको पॉइंट। और दूसरी बात, आपका नोटिस बिल्कुल सही है, अगर सेम प्रोडक्ट दूसरे पोर्टल में कम दाम पे मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए भी मॉनिटर करने का एक जीएसटी का लॉ होता है, जिसके तहत वो सब होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। आप ये तो आपका ऑब्जर्वेशन, आपको लग रहा, ठीक है, लग जाए आपको, पर आंसर तो यही है उसमें, तो वो समझ जाएगा, राइट ना, कि हाँ आप पॉइंट दे रहे हो ना उसको। समझे नहीं, वो दूसरे पोर्टल पे उतना होता है मतलब? भाई मतलब ये बुक है, राइट, ये बुक फ्लिपकार्ट पे मिलती है 210 की, और ये बुक अमेजन पे मिलती है 110 की, सेम बुक, सेम पन्ना, सेम क्वालिटी, सेम चीज। तब तो आप बोल सकते हो ना अमेजन बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि सेम बुक का वो वहां इतने पे का। बट ये बुक अगर सिर्फ और सिर्फ अमेजन पे मिलती है, तो हाउ कैन यू से कि अमेजन बेवकूफ बना रहा है? कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं सेम अमेजन पे भी डिफरेंट प्राइसेस मेंशन होता है, वो डिपेंड करता है वो सेलर कौन है। अगर आप दूसरे सेलर से ले रहे हो तो 10 रुपया 20 पैसा एक्स्ट्रा होता ही है।
हाँ वो होता है, बट हमारे केस में तो वो है ही नहीं, हमारे केस में एक ही वो तो सेलर है, नहीं ना वो पॉइंट। हाँ एक ही प्रोडक्ट है और वो कहीं और मिलता नहीं है, राइट। नाउ इफ यू आर कंफ्यूजिंग इट विथ एनी अदर वाटर प्यूरिफायर, राइट, और इफ यू आर कंफ्यूजिंग इट विथ एनी अदर एयर प्यूरिफायर, देन यू हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स इन द स्पेसिफिकेशंस, राइट। फिर तो मैं कहूं कि अच्छा मेरे को तो दोनों फोन सेम दिख रहे हैं, एप्पल का भी सेम दिख रहा है और ये एमआई भी सेम दिख रहा है, साला ये 1.25 लाख का, ये 20,000 का, तो बेवकूफ बना रहे हो। तो ये कहां से फैक्ट है? क्योंकि आपको पता है कि वो एप्पल ब्रांड है, उसका एक एक चीज महंगा होता है, इंटरनल कंपोनेंट, राइट। बट हमने चेक किया है क्या कभी जाके कि उसका मदरबोर्ड महंगा है, कि उसका कैमरा महंगा है, राइट। तो लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, ये भाई सेम चीज है। हाँ एक चीज पूछना था कि जैसे उसने यहाँ पे डाला है परचेज प्राइस, तो क्या कंपनी कहीं से डिस्क्लोज करती है क्या? हमें तो दो ही कर प्राइस दिया पता होगा, मान लीजिए ऑफिसर है, हमको और आपको नहीं सर है करेंगे, ना। बट लेट से ऑफिसर है, वो आपसे इंक्वायरी करेगा तो आप बताओगे ना कि ये मेरा पकड़ो भैया, ये मेरा जीएसटी, तो क्योंकि इनवॉइस देखिए की कंपनी भी तो इनवॉइस फाइल करता है ना, वो भी तो जीएसटी फाइल करती है, तो कंपनी को भी तो अपना देना पड़ता होगा ना, मैंने तो- कितने पे परचेज किया। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि कुछ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्राइस है, उसको असेंबल करके हम उसको वापस टेस्टिंग करके नहीं नहीं, उतना उतना हम मटेरियल की बात नहीं हो रही वहां पे, वो स्पेसिफिकली आपको प्रोडक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये आपने इतने में परचेज किया न्यूट्री प्लस का, क्योंकि देखो जो केंट का है, केंट में हम असेंबलिंग नहीं करते हैं, राइट ना, केंट का तो हम प्रोडक्ट लेते हैं और बेचते हैं, सिंपल। तो हमने केंट को कुछ पैसा दिया होगा और हम आईआर से ले रही है, तो वो उसकी बात कर रहा है। न्यूट्री प्लस क्यूनेट नहीं बनाती, न्यूट्री प्लस एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप, जैसे अभी ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आएगा तो या शार्प का, वो उसमें क्यूनेट का कोई असेंबलिंग कुछ नहीं होता है, वो शार्प के वेयर हाउस से ही आता है माल, ओरित्सु का माल ओरित्सु के वेयर हाउस से आता है, किन्नारी का माल तो हम किन्नारी को पैसा देते होंगे ना, दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दैट परचेज एंड सेल, है कि नहीं। और परचेज सेल के बीच में यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें कंपनी कमीशन भी पे आउट कर रही है, आप कंपनी का प्रॉफिट कैसे जोड़ सकते हो, उसका खुद का खर्च है, कमीशन भी है, 50 चीजें हैं, इसीलिए मार्कअप तो रहेगा ही रहेगा, हर कंपनी करती है, हमारे केस में भी करती है, जो हम प्लान में बताते हैं ना, मैड का कॉस्ट होता है 60 से 70%, सब जगह होता है, वही चीज है यहाँ पे भी। तो ये तो कोई, अब 2 पॉइंट आपने उसको बता दिया जो कि वो मान भी लेगा कि हाँ ये बात क्यों सेम चीज है। अब तीसरी पॉइंट है पॉन्जी स्कीम है, यहाँ पे उसमें नोटिस में ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ऊपर वाला ज्यादा कमाता है, तो आप उससे पूछो, आपको कंपनसेशन प्लान समझाया था ना, उसमें क्या कहा था, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है। अब आप बताओ ऊपर वाला कैसे कमा सकता है, तो प्लान तो हमने आपको कुछ और दिखाया, डिड आई टेल यू कि सबसे ज्यादा ऊपर वाला कमाएगा, और पर ये क्या बोल रहा है, ऊपर वाला। नाउ लेट अस वेरीफाई दिस, आप क्यूनेट के पोर्टल पे जाके उसको कंपनसेशन दिखा सकते हो, या काफी सारे वीडियोस है वो दिखा सकते हो। अब बताओ कहाँ पे है हमने कहा है ऐसा, तो ये तो हमने कहा ही नहीं है, तो ये ऑफिसर कैसे ये बात बोल सकता है जो चीज है ही नहीं, राइट। कंपनसेशन प्लान हो गया। दूसरा पॉन्जी स्कीम, भैया पॉन्जी स्कीम क्या होता है आपको पता भी है, यहाँ प्रोडक्ट एक तरफ आप बता रहे हो प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ आप बोलते हो प्रोडक्ट नहीं है, आपकी बात में ही तो वेरिएशन है, आपका नोटिस में वेरिएशन है। एक तरफ आप बोलते हो कि तुम प्रोडक्ट का दाम ज्यादा ले रहे हो, यानी तुम एडमिट तो कर रहे हो कि हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट ना, और दूसरी तरफ तुम ये लिखते हो कि ये लोग बेवकूफ बनाते, कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? एक तरफ तुम खुद ही बोल रहे हो, तो ऐसे इतने सारे फ्लॉ है ना उस नोटिस, तभी मैंने कहा था उसको पढ़ो। और मैं आपसे चाहता था कि आप ये चीजें बताइए कि देखिए ये नोटिस में ये लिखा हुआ, ये तो है ही नहीं, वो लिखा हुआ है, तो ये चीजें आप उसको दिखा के तब ना आदमी एग्री करेगा कि हाँ ये बात तो सही है, बिकॉज देर इज समथिंग विच ही इज अवेयर अबाउट, उसी तरह फिर बाकी चीज भी एग्री कर लेगा। इसकी ऐसे ही होता है भाई। अब इसका आंसर क्यूनेट ने क्या दिया, तो आप उसको, आपको पता है इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा? क्यूनेट के रिस्पांस में है, क्यूबज की वेबसाइट पे, क्यूनेट के की बज में नहीं, ऐसे भी क्यूनेट रिस्पांस गूगल में डालो तो आ जाता है पूरा बाय। हाँ, और दूसरी बात की उससे ये भी पूछ सकते हो कि भाई जब आपने इतना सब कुछ देखा, राइट ना, तो आपने इसका आंसर नहीं देखा, राइट, आपको इसका आंसर भी देख लेना चाहिए था, जस्ट वहीं पे नीचे आता है। तो यहाँ पे ये वाला आप लोग देखिए, क्यूनेट रिस्पॉन्स टू मीडिया रिपोर्ट, ये कब आया था, वही 2 साल पहले, ठीक है। अबाउट वाइंडिंग अप ऑफ इंडिया ऑपरेशन, ये लिखा हुआ उसमें कि इंडिया का ऑपरेशन बंद हो जाएगा, तो भैया 2 साल से तो चल ही रहा है। यहाँ पे पढ़ो, ये पढ़ा है किसने, नहीं पढ़ा ये वाला पेज, आपने नहीं पढ़ा है? ये वाला अभी डिटेल में नहीं पढ़ा पूरा, बट थोड़ा रो ना, तो क्यों नहीं पढ़ा? ओवर नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, डिटेल में नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर पढ़ा। अरे भैया नोटिस आया हुआ है, पढ़ो पूरा, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लो, कंठस्थ कर लो। एक एक लाइन, वो एक एक एलिगेशन का रिस्पांस है। हाँ, और यहाँ पे लिखो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज,
has no bearing to deal with the aspect of our compliance. यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे कंप्लायंस को, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन हम करते हैं कि नहीं करते, वो ये चेक करें. तो देयरफॉर एनी कमेंट इन रेस्पेक्ट आर कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस एंड बेसलेस. यानी जिसको कोई अधिकार ही नहीं है ना, वो आदमी कैसे कुछ क्वेश्चन कर सकता है. समझ आ रहा है? जैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? नारकोटिक्स में डील करना. अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर एक कोई दूसरे केस का, मतलब जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर कमेंट कैसे कर सकता है? हाउ ही कैन कमेंट? बिकॉज आपका नहीं है भैया, वो नारकोटिक्स का केस है, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे कर्नाटका हाईकोर्ट का उन्होंने वही चीज चिपकाया है. फिकी केपीएमजी 1978 एक्ट, जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा था, रिपोर्ट ऑफ फिकी also specify absence of a clear legislation, जो चीज मैंने डिस्कस किया. तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने किया था, उसको दे दिया. उसके बाद in view of aforesaid finding and observation alone, ROC report is bad in law, incorrect in its findings, and therefore without absolutely any legal merit. This observation of high court and other orders from various other courts clearly establish the judicial view on the subject and reject and negate the arbitrary averments in the report. यानी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये चीजें ऑब्जर्व किया हुआ है और उन्होंने अपना टिप्पणी दिया हुआ है इस मैटर पे ऑलरेडी, और उन्होंने साफ साफ, तो उसमें कोई और इंसान कुछ बोलता है तो मैटर ही नहीं करता ना भाई. जब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा बॉडी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करे तो आप मतलब ये कहने के कह रहे हो कोशिश कि सुप्रीम कोर्ट बकवास है, हम उसको नहीं मानेंगे, राइट? आप इस ऑफिसर की बात मानोगे, उसकी बात नहीं मानोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना. तो व्हाट हाई कोर्ट इज सेइंग, व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, लेट अस स्टिक टू दैट. ठीक है? वी देयरफॉर डीम द रिपोर्ट टू बी स्पेशियस एंड अ मोटिवेटेड ओवररीच इंस्टिगेटेड बाय थर्ड पार्टी राइवल. देखो सेम चीज जो मैं अभी बोल रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये स्पेशियस है, मोटिवेटेड ओवररीच इंस्टिगेटेड बाय थर्ड पार्टी राइवल. यानी एमवे ने करवाया था एक्चुअली, कहानी बताऊं सच में तो, राइट? वही चीज यहाँ पे लिखा गया है. थर्ड, एंड एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग्स who are on regular basis propagating false and baseless information about us. वो हमसे एक्सटॉर्शन कराते हैं, पैसा दो नहीं तो तुम्हारे बारे में छपवा देंगे. मीडिया क्या बोलती है? अर्नब गोस्वामी ने क्या बोला था पता है? अर्नब गोस्वामी कहा था तुम टाइम्स को इतना पैसा दे रहे हो, एड वेड करवा रहे, हमको दो, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट छाप देंगे. हमने कहा नहीं देंगे, नहीं दिया तो उसने छाप दिया. अब ये चीज तो समझना पड़ेगा ना. ठीक है? द ऑर्डर्स filed including the cases reported in public notice are testimonies of the views taken by honorable court. ठीक है? यहाँ पे ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रेफरेंस नंबर है, सब कुछ दिया. अब एलिगेशन पे आ जाओ. क्यूनेट इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो उसमें कहा गया है. तो क्यूनेट एक ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इसमें डील करती है. क्यूनेट का विहान सब ये है. ठीक है? क्यूनेट प्रोडक्ट आर ओवर प्राइस्ड, गिविंग द कंपनी लार्ज प्रॉफिट मार्जिन. This is a baseless claim as QNet only sells unique products that are developed exclusively for the company. Hence, there is no comparison with any other products available in the market. Same चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, right? कि exclusive product का आप compare कैसे कर सकते हो? Every company is free to have its own pricing for different classes of buyers. The selling price factors in a number of things, including market expenses, licensing fee, various other operational costs. The allegations in the notice takes into considering only selling and buying cost, which is incorrect as per trade practice, right? जो अभी हमने डिस्कस किया. Difference between sale price and purchase price cannot be, by any stretch of imagination, be constructed as profit. है ना? Aspersion about the quality of QNet product. QNet invests significantly into research and development to procure only high quality product. All our product come with appropriate certification and proven benefits. Misrepresentation made to new distributor about the business. तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि भैया हम compensation plan देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो misrepresentation कैसे हो सकता है? ठीक है? QNet does not have a proper grievance redressal mechanism or refund process. बिल्कुल गलत है कि नहीं? QNet में तो refund mechanism. हाँ? Everything is there in the portal. At the time of registration, distributors are also informed that they can claim a full refund within 30 days with no question asked. Further, if any claim is received after 30 days, the same is referred to a retired High Court judge who serves as an ombudsman for the grievance sale
एंड बेस्ड ऑन हिज ओपिनियन द क्लेम इज इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ये भी आपको पता है राइट कि अगर 30 दिन के बाद का कोई रिफंड का आता है ना, तो आप उसपे नेटवर्क डॉट समथिंग एक मेल आईडी उस पर कर सकते हो कि मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया, मुझे बताया नहीं ऐसा। और उसके बाद हाई कोर्ट का अपॉइंटेड जज सब कुछ चेक करते हैं। अगर उसमें उनको लगता है कि हाँ ये क्लेम आप जो बोल रहे हो सही है, तो फिर तब भी आपको रिफंड किया जा सकता है। सोचो और क्या करेगी कंपनी। एक्स्ट्रा है। हाँ ये एक एक्स्ट्रा लेयर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है सेलिब्रिटी इंडोर्स क्यूनेट एंड प्रमोट द बिजनेस, तो ये सब बकवास। और यहाँ पे सारा कोटेशन है सारे जजमेंट का जो यहाँ पे दिया गया है। और बताओ इससे ज्यादा क्या देंगे आप। तो सिंपल होमवर्क आपको यहाँ पे क्यूनेट के पेज पे सारा आंसर दिया हुआ है। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, ठीक है। और मोर देन व्हाट कंटेंट यू शेयर। अब देखो लास्ट में जब मैंने आपको कंटेंट बताया तो आप लोग सब भी दिमाग में सोच रहे हो यस ऑल गुड, बट यही चीज आप तुरंत बताओगे वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों पता है क्यों? तो उसने भाई ने बड़ा मेहनत करके गलतियां निकाला है, आप तुरंत कैसे उसको ठंडा कर सकते हो? नहीं मानेगा ना, इंसान का ईगो होता है, थोड़ा एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। यस यू आर राइट। तो लेयर बाय लेयर यही आर्ट है, इसलिए इसको आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन बोलते हैं। अब बाद में आप छोड़ दो उसके ऊपर, हम सब मान लेगा आपकी बात। अब बताओ, अब आपको समझ में आया क्यों हम काम कर रहे हैं। एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग द डाटाबेस ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। ये कैसे पता चला उनको? अरे हम लोग जो है जो अपना जहाँ पे दिखाता है कि किस वीक में आप कितना पैसा अर्न किए हो, वहाँ तो पूरा डिटेल है ना आपका। अरे नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो लिखा हुआ है 13 नंबर पॉइंट अगर दिखेंगे उसमें। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम तो बिहान के बारे में बताते हैं ना किसी प्रोस्पेक्ट को, हम तो क्यूनेट के बारे में बताते हैं। तो ये जो अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो उनका आएगा जो बिजनेस में आगे जिनको पता चलेगा कि बिहान एक हमारे पार्टनर नहीं। बिहान बताते हैं ना यार, हम तो पीपीटी में साफ साफ दिखाते हैं कि इंडिया में फ्रेंचाइजी बिहान नहीं ले रखा, ऐसा काम नहीं बताते। पब्लिक नोटिस है ना अपने पास, वो जो पब्लिक नोटिस जो है वहाँ भी बिहान का दिखाते हैं कि ये देखो बिहान, ये तो बताते ही हैं। हम ये भी बताते हैं कि कंज्यूमर ऑफ मिनिस्ट्री में बिहान के नाम से हमारा रजिस्टर्ड है, तो हम बताते हैं, कहाँ नहीं बताते। और लोगों को पता भी है, वो बोल देते हैं कि फॉरेन कंपनी है तो इंडिया में कैसे काम कर रही है। इंडिया में काम करने के लिए हमको थर्ड पार्टी बिहान है हमारा, वो सब कुछ करती है, सारा ऑपरेशन वही देखती है, उसके थ्रू होता है। और हम पोर्टल भी बिहान को लॉग इन करके दिखाते हैं उसको कि ये देखो बिहान है, तो बताते तो हैं सर। इसके लिए एग्जांपल वो डोमिनोज का भी दे सकते हैं कि इसका आप बिल कभी उठा के देखो किस नाम से होता है। जुबिलियंट फूडवर्क नाम से इसका बिल जनरेट होता है डोमिनोज का इंडिया में, राइट। तो बिहान बताते हैं, ऐसी बात है, और हमें बताना भी चाहिए, राइट। एक बंदा आया था, वो मुझे ये बोल रहा था कि देखो मुझे ना क्यूनेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्यूनेट बहुत अच्छी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड बहुत ये कर रही है वो करे, बट ये बिहान क्या है उसको इससे प्रॉब्लम था कि क्यों बिहान के थ्रू, क्यों क्यूनेट के थ्रू की नहीं करती है। और बिहान का तो क्या है, कल रैप अप कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा वैसा बोल रहा था। तो उसका आंसर ये है कि देखो भैया, ऐसा नहीं कि बिहान के साथ हम शुरू से कर रहे, 2012 तक तो हम क्यूनेट ही काम कर रही थी, राइट। बट चूंकि कंपनी के ऊपर एलिगेशन हो रहे थे और कंपनी का इंडिया में लॉ जो आया ना, उसके तहत ये आया कि एक इंडियन एंटिटी से होना चाहिए, और कंपनी का भी अपना वो रहा होगा कि हम एक इंडियन फ्रेंचाइजी के थ्रू करेंगे। तो विहान एक फैसिलिटेटर, इट्स नो मोर देन ए फैसिलिटेटर, राइट। बाकी सब कुछ हमारा क्यूनेट का है, कंपनसेशन सेम है। तो बेसिकली इंडियन लॉ की वजह से एक इंडिया प्लान लाना पड़ा, बाकी वरना दूसरी कंट्री में तो अब आप ही सोचो ना, कंपनी के पर्सपेक्टिव से कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, सारी कंट्री में वो एक वर्ल्ड प्लान चला रही है और इंडिया के लिए उसने एक अलग एडिशनल लगा रखा है, कुछ तो होगा ना। तो वो लॉ के वजह से, राइट ना, कि भैया आप कर रहे हो तो एक इंडियन एंटिटी होना चाहिए। तो उसके लिए विहान इज द फेस वैल्यू फॉर क्यूनेट, क्योंकि क्यूनेट तो बाहर की है, मान लो कुछ गड़बड़ घपला करके भाग गई तो उसका फाउंडर भी यहाँ पे नहीं है, किसको पकड़ेगा भारत का सरकार, तो कोई तो होना चाहिए ना। उसके लिए विहान है यहाँ पे कि लो भैया हमको करो, तो हम है बैठे हुए। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि बाहर का कंपनी क्या, मैं बाहर से बैठ के ऑपरेट कर रहा हूँ, किसी को भी भाग जाऊंगा किसी भी दिन पैसा लेके। मान लो विहान का कुछ भी नहीं है, लेट से ना कोई ऑफिस, ना कोई वेयर हाउस, ना कुछ, बट विहान बाहर से बैठे बैठे खाली ऑपरेट कर रही है, किसी भी दिन बिजनेस समेट के चली जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे, तो एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए ना। तो विहान है, माइकल फरेरा है, उसके रजिस्टर्ड वो है ना, मालकम देसाई है, इसीलिए ये लॉ की वजह से। अब ये कोई जेनरिक लॉ नहीं है,
ये लॉ स्पेसिफिकली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन नहीं आया हुआ था उस समय। विहान और क्यूनेट के अगेंस्ट इतने एलिगेशन हो रहे थे, तो ये कहा गया था, इसीलिए कंपनी ने कहा चलो हम एक फ्रेंचाइजी के थ्रू ऑपरेट करते ताकि ये मामला भी आपका खत्म कर देते हैं। तो हमने विहान के थ्रू कर लिया। अब इसमें क्या गड़बड़ है ना? कोई आपका कैंप होता है, कोई ट्रेनिंग होती है, कोई कुछ भी होता है, उसमें तो क्यूनेट ही रहता है ना, वी ही तो सपोर्ट कर रही है ना। विहान तो बस आपका फैसिलिटेट कर रहा है, बैकएंड में जो आपका हैंडल कर रहा है, मतलब आउटसोर्स किया हुआ है बेसिकली। आप ऐसे समझो कि विहान को क्यूनेट ने आउटसोर्स कर दिया कि भैया काम कर, इंडिया का ऑपरेशन तू पकड़। आउटसोर्सिंग तो होता ही है ना, कि मैं कंपनी इन्फोसिस है, सॉफ्टवेयर कराने के मैंने किसी को आउटसोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को, तुम देखो यार, बट वो नाम तो कंपनी का है, वैसे ही है। अच्छा अमित भाई, एक और कंपनी का नाम है जो विहान के साथ में, उसका कहीं नाम आया था, ट्रांसव्यू लिखा हुआ था। हाँ। ट्रांसव्यू लिखा हुआ था। हाँ, इसका क्या है रोल, कुछ इसका डिटेल? कोई रूल वूल नहीं है, वो सब बकवास, कोई ट्रांसव्यू नहीं है, वो फर्जी है। अच्छा, आपने कभी सुना है कोई ट्रांसव्यू नहीं वगैरह उसका नहीं है? कहीं नहीं, लेकिन जब मैं सर्च कर विहान रहा था है। नेट पे तो उसका हाँ। भी नाम कहीं आया था। वो भी क्यूनेट को अपना जो है मानती है कि हम इसके सब पार्टनर हैं, ऐसा कुछ इंडिया में। अब न्यूट्री प्लस का नाम आ जाए, है ना, कोई ऐसा आ जाए उस तरह से, बट ऐसा कुछ नहीं है, ओनली विहान और कुछ नहीं है। क्या ट्रांसव्यू ठीक है का भी भैया। प्रोडक्ट बेचती थी क्या पहले? ट्रांसव्यू नहीं। का भी हम लोग प्रोडक्ट सेल करते थे क्या? अरे ट्रांसव्यू का नहीं रहा होगा। अब देखो इसमें विहान में 3-4 डायरेक्टर है मान लो। हाँ। अब एक किसी का ट्रांसव्यू नाम का कंपनी चलता होगा, ओके। उसने कहा चलो भाई हम भी पार्टनर बन जाते तुम्हारे फ्रेंचाइजी में, हाँ। राइट। अब उसकी वजह से नाम आ गया, तो वो कोई वो नहीं हुआ ना। एज फार एज ऑफिशियल इज कंसर्न, इट इज ओनली विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट। दूसरा एक मुद्दा आता है कि वो इंडिया का जो है डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप, राइट, उसमें IDS रजिस्टर्ड नहीं है विहान। क्यों नहीं है, राइट ना? तो अगेन उसका आंसर सिंपल है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में कहीं भी ये स्टेटेड नहीं है कि कोई भी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही उसको इसके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा मैंडेट नहीं है। समझो बात को, राइट। वहां पे मोस्टली वो कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं जो इंडियन होते हैं, ओरिजिन, जिनका ओरिजिन इंडिया का होता है, उनको होना ही पड़ता, क्योंकि हर कंपनी को किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग एफिलिएट से एनरोल होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ता है क्योंकि जब भी WFDSA की मीटिंग होती है, राइट, वर्ल्ड फेडरेशन की, तो उसमें अलग अलग आते हैं, जैसे DSAS आएगा, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर आएगा, इंडिया का आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो ऐसे सारे बॉडी का मीटिंग होगा, राइट। तो क्यूनेट ऑलरेडी 3-4 में रजिस्टर्ड है, लाइक क्यूनेट इज अ पार्टनर ऑफ DSAS। तो क्यूनेट को अगर कोई इश्यू होता है या कुछ कराना होता है तो उसके पास ऑलरेडी अलग अलग बॉडीज हैं जिसके थ्रू वो कर सकता है, राइट। अब जस्ट बिकॉज कि वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, राइट, तो इंडिया के इस बॉडी के साथ वो, क्योंकि क्यूनेट तो 150 कंट्री में काम कर रही है, अब 150 कंट्री में 150 एसोसिएशन होंगे, अगर मैंडेटेड होगा तो क्यूनेट को करना पड़ेगा, बट अगर ऑप्शनल होगा तो क्यूनेट नहीं करेगी। आप भी नहीं करोगे अगर आप मालिक होगे तो। क्यों करोगे? क्योंकि दिस आर टू मेनी हेडेक्स, राइट। तो चूंकि इंडिया में मैंडेटेड नहीं है, अगर मैंडेटेड हो जाए कि सरकार बोले नहीं आपको अगर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग करना है ना तो ये बॉडी इसके साथ आपको वो करना, तो हम कर लेंगे, राइट ना। और दूसरी बात है, तो हमें कभी नीड लगा नहीं कहीं भी, ना तो उधर से लगा ना तो हमें हमारे ऑपरेशन से लगा, इसलिए हम नहीं है। वेरी सिंपल, इसमें क्या गलत है बताओ, राइट। बाकी आप बोलोगे अच्छा वेस्टीज तो है, अरे मेरे भाई वेस्टीज इंडियन कंपनी है, RCM इंडियन कंपनी है, वो सब इंडियन कंपनी। आप बोलोगे एमवे है, तो एमवे इसलिए क्योंकि एमवे साला इंडिया में बहुत पहले आया था, 78 में आया था। एमवे पूरा गवर्नमेंट के लॉबी में घुसा हुआ है, तो उसका तो होना जरूरी है, क्योंकि उस जो बॉडी है ना, क्या नाम है उसका इंडिया वाला, IFSA, इंडियन फेडरेशन, IDSA में सारे लोग ही एमवे के बैठे पड़े हैं, और उनका फिजिकल, और वो नहीं चाहती है कि क्यूनेट यहाँ पे आए। ये भी आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया में जनरल बॉडी में इतना लोग हैं। अरे जनरल बॉडी में सरकार को बहुत पैसा खिलाती है, वे बहुत पैसा खिलाती है, राइट। क्यूनेट के बहुत सारी चीज में अड़ंगा लगाती है, इसको ये मत दो, उसको वो मत दो, क्योंकि एमवे का पूरा बिजनेस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्यूनेट ने किया है, राइट ना, एवरीथिंग। अब ये चीज देखो आपको समझना पड़ेगा। ये प्रोस्पेक्ट तो बोलेगा तुम अपना गोली दे दो, लेकिन अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज अ रीजन एक्चुअली, राइट ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये जो है क्यूनेट सिंपली सरकार के लाइन को, वर्ड लाइन को पकड़ती है, जो तुम बोलोगे जैसा बोलोगे, और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देती है क्यूनेट कर देती है, वेरी सिंपल। जिस दिन अगर मान लो क्यूनेट ने बोल दिया कि आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा, तो क्यों नहीं बन जाएगी? what will stop QNet from becoming a member of this organization when it is already, क्योंकि DSAS बहुत ज्यादा रेप्यूटेड बॉडी है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर, है ना, करप्शन फ्री है।
अगर वो वहां बन सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती है? तो आपको इस तरह से समझाना पड़ेगा लोगों को, राइट। तो और हमको क्या फर्क पड़ता है, राइट, हमको क्या फर्क पड़ता है, राइट, हमारे लिए तो। और दूसरी बात, आप एक ग्लोबल बिजनेस करो, आप इंडिया का बिजनेस नहीं करो, ये भी आप समझो, है कि नहीं? आप ग्लोबल बिजनेस करो तो आपके लिए कंपनी क्यूनेट है, आपको क्यूनेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा चीजों को। आप ये नहीं बोल सकते हो इंडिया 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 वाला, वो नहीं है, ये इंडिया वाला नहीं है पूरा। तो वहां रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो आता है ना, ये वाला ऑब्जेक्शन क्रेडिबिलिटी को लेके, ये आपका मैक्सिमम लेवल है, इसके ऊपर कोई नहीं जाता, इसके ऊपर कुछ है भी नहीं ठीक है ना, कि ये केस हुआ है, ये नोटिस है, तो ये हाई फलाना डिगाना इसमें एसोसिएशन में नहीं है, ये है वो है, इस तरह अमित ही भाई, आता है। जैसे हाँ, कुछ पॉइंट जैसे है कि जैसे आपने बोला ना, वो पर्सन सेंट्रिक है, जो इंस्पेक्टर गए हैं उनको पता नहीं है। जैसे कि 13 नंबर पॉइंट देखेंगे, उन्होंने लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेल क्लॉज नंबर समथिंग, देन इट इज नॉट मेंटेनिंग द डाटाबेस ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। वो तो गलत है ना, क्योंकि हमारा ईच एंड एवरीवन का डाटाबेस है, पूरा है। पूरा है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे कि अच्छा, नॉर्मल उसको लोग, उसको हम बता सकते हैं कि आपको दिखाते हैं। हाँ अगर एक, डेटाबेस नहीं होगा तो मैं काम कर रहा हूँ, तो राइट, उसके हिसाब से फिर मेरे नीचे कितने आईआर हैं वो भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो बिहान में लॉगिन करके मैं आपको दिखा दूं कि मेरे अंदर एक एक आईआर जिसने रजिस्टर किया सबका डेटा है, तो जैसे मेरा डेटा वैसे सबका होगा ना ऊपर ऊपर। तो इसका मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई भी जाके बिहान से ये कहे कि जितने लोग रजिस्टर्ड हैं आपके पोर्टल पे आपका डेटा दो, तो दे देगा वो। अब आप देख लो नोटिस कितना गलत है, वो बोलता नहीं है मैं उसको लॉगिन करके अपने अकाउंट में जीनियोलॉजी दिखा दूंगा पूरा, ये पकड़ा डेटाबेस, और क्या डेटाबेस दोगे? उसका आईडी, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ सब तो है, एवरीथिंग वो एज लिखा एन हुआ है अपलाइन। आज मैं एज एन अपलाइन आप अपने डाउनलाइन का जो देखना चाहो तो सब देख सकते हो ना, मोबाइल नंबर सब कुछ है, सब देख ईमेल सकते आईडी। हो, एवरीथिंग इज विजिबल। और कौन सारे होता है डेटाबेस? तो ऐसे कई सारे, उस रिपोर्ट में ही इतने सारे फ्लॉ है ना कि आप उसी से उसको समझवा सकते हो कि आप जिस चीज पे इतना घबरा रहे हो वो रिपोर्ट ही गलत है मेरे भाई। और हम लोगों का आईडी कार्ड भी है, 100% ओपिनियंस भी आईडी लिखा हुआ कार्ड है। भी है हम लोगों का। आईडी कार्ड भी है। एंड मोर ओवर वहाँ पे एक ऐसा किया कि दे हाईलाइटेड द प्रॉफिट और द कमीशंस शेयर्ड in 3 years. One is 61%, another 65%, and 70% of the revenue. तो ये कहाँ से है? ये भी वही हाईलाइट कर रहे हैं ना स्टैट्स। हमने कैसे पे किया अगर और एक नहीं आता है पॉइंट तो? है, उन्होंने जो प्राइस लिखे हैं, जो परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो परचेज प्राइस लिखे हैं जैसे कि घड़ी का, तो घड़ी का परचेज प्राइस मतलब क्या है? यहाँ पे तो मतलब हम तो रॉ मटेरियल लाते हैं और कैरियर्स तो इंडिया में हो रहा है ना। या उसके लिए आंसर हो गया ना, अमित भाई ने दे दिया ना। हाँ ठीक, मतलब अगर हम ऐसे ही परचेस करके आपको दे देते तो बीच में हम क्या अभी मुझे सेम अभी बीच में सेम सवाल आया। आई जस्ट हैड पोस्टेड मैं अपना ऑक्सी कॉन्सेंट्रेट टू एवरीवन। वन ऑफ माय cousin had posted to somebody else. That guy is a medical equipment dealer in Delhi. So he bounced back with saying the same is a Chinese item. Yeah, कहीं पे Jimonggu, yeah, Chinese manufacturer gives us at 350 USD direct without customs. So minimum is 50 units. तो मैंने बोला उसको same distributor let him purchase and distribute. वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 32,000 में दे सकता है, बट आज के सिनेरियो के हिसाब से आप ले आके दिखा दो 32,000 में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहीं से भी। आप ही परचेस करके दिखा दो और परचेस। वेरी सिंपल है कि नहीं? हो सकता है 6 महीने के बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पोर्टल पे भी 30,000 का बिके, बट अभी करने का रीजन समझो आप लोग भी। इवन कल मैंने पता किया, 2 रीजन है। नंबर 1, ये चाइना से इंपोर्ट होके आएगा, ठीक है, तो जो भी है, एक तो वहां पे डिमांड इतना ज्यादा है। देखो, इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इज टू मच, राइट ना, सप्लाई है नहीं। तो क्यूनेट भी एज पार्ट ऑफ रिदम इस प्रोडक्ट को इसलिए कर रही है ताकि इंडिया में चूंकि अभी डिमांड है तो हम इसको सप्लाई कर सकें। इसमें ना तो क्यूनेट मुनाफा कमाने का चाह रही है, ना तो कुछ और करना चाह रही है, राइट ना। इवन हम लोग भी जो कर रहे हैं
किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, हम कितना कमा लेंगे बताओ? हम लोग लगा रहे हैं ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ले लो, अगर मान लो किसी ने ले भी लिया तो कौन सा हम कमा लेंगे? 500 बीबी में ना तो चेक तो वही कल मैं पूछ रहा था कि इसमें 3000 भी क्यों है, तो आपने बोला है, मतलब दैट इज हाँ। आल्सो वन वे, राइट ना, हम कौन सा कमा लेंगे, राइट ना? तो ये प्रोडक्ट लाया गया है सिर्फ अभी के सिचुएशन को करवाने के लिए, ताकि हम लोग अपने, अभी देखो कम से कम इस प्रोडक्ट के आने से हम लोग, कई लोगों ने स्टेटस में लगाया, कांटेक्ट में, तो कईयों को तो पता भी चल गया ना, अच्छा ये लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ये भी है, कई लोगों का आपके पास वो भी आया होगा, तो पर्पस है ना, बहुत लोगों का आया, अब उससे इन्फो भी हो गया कई लोग का। तो अभी के टाइम में जैसे एयर प्यूरिफायर है, क्योंकि अभी ना हवा में बोल रहे हैं लोग, हवा में वायरस है, तो यू कैन पिच योर एयर प्यूरिफायर, जो कि ये कहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 90% कोविड का वायरस मर जाता है 30 सेकंड में, राइट ना? तो आप एयर प्यूरिफायर शार्प का और ये जो है आपका ऑक्सीजन, इसको तो अभी स्टेटस में रोज लगाओ, राइट ना? एंड लोग लेंगे या नहीं लेंगे उस पर मत जाओ, बट दे विल बिकम अवेयर कि यू आर इनटू अ बिजनेस विच इज डीलिंग विद ऑल दिस प्रोडक्ट। तो उनके देखो लोगों को बिजनेस प्रोडक्ट से ही समझ में आता कहीं ना कहीं, वरना उनको तो लगता है तो लोग लाने का धंधा है, यहाँ तो लोग लाता है, बट अभी उसको समझने का अच्छा यहाँ पे ऐसे से प्रोडक्ट भी हैं, सो दैट विल सेंड अ पॉजिटिव मैसेज। नंबर 2, आप उनको ये बोलो, कोई भी अगर प्राइस का बोलता है तो बोलना भाई आपको पता है एक दिन बंदा अगर आज ऑक्सीजन मिल जाए ना, उसको एक दिन का कीमत कितना जरा पता कर लो जाके, है ना? लोग लाख रुपया दे रहे भाई मेरे साहब। अच्छा, अंदर तो 5 दिन 2.5 लाख इंक्वायरी करे, कोई पूछे तो उसको प्राइस डिस्क्लोज करना चाहिए। हाँ कर, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो पूछ रहा है तो करोगे नहीं, प्राइस क्यों नहीं करोगे? क्या कोई चरस गांजा बेच रहे हो क्या कि नहीं बेचोगे? जस्ट ऐसे ही पूछने के लिए, लेना नहीं लेना उसकी अलग बात है, जस्ट चेक करने के लिए अगर कोई पूछ रहा है तो प्राइस को नहीं। एक बंदा अंदर गया ना हॉस्पिटल के अंदर, 5 दिन लगता है बाहर आने के लिए, और पर डे मिनिमम 35 to 40,000 है लाइव रिपोर्ट। अगर बिल हाँ नहीं बिल्कुल सबका है भाई, सबका है, छोटे शहर में जाओ बड़े, तो मेरे कहने मतलब वहां पे आप उतना देने को अगर तैयार हो, और ये क्यों लेगा कोई? आज मान लीजिए कोई लेगा तो एक चांस के लिए लेगा, राइट? एक चांस के लिए, क्योंकि उस समय जब आपको जरूरत पड़ेगी ना भाई, ना आपको बेड मिलेगा तो यही ऑक्सीजन मीटर ही आपका जान बचाएगा, है कि नहीं? तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आपको मिल रहा है, राइट, और तो बहुत बड़ी बात है। और अभी आप लोग बोले मेरे को इमीडिएट चाहिए, तो भैया इमीडिएट तो अभी नहीं है, लेकिन ये वायरस कोई कल परसों में जाने वाला भी नहीं है, ये अभी 6 महीने का खेल खेलेगा इधर, राइट ना? तो जो डिलीवरी का कमिटमेंट दे सकते हैं क्या किसी को? डिलीवरी का कमिटमेंट ये दो कि 10 मई के बाद डिलीवरी होगा। एक तो 2 रीजन है, एक तो प्रोडक्ट पार से आएगा, दूसरा भी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में ये सब चीजें हमारा हैम्पर होगा, लिखा भी है 10 मई से कर्नाटका में लॉकडाउन खत्म होगा। अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो फिर प्रोडक्ट आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगी विहान के पास, और विहान डिस्पैच शुरू करेगा। एक बार डिस्पैच शुरू होगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होगा, यानी अभी जो अभी ऑर्डर करेगा पहले, उसका माल पहले डिलीवर होगा। जो सारा 9 मई 10 मई को करेगा उसका 10 मई को नहीं आने वाला है, उसको और वेट करना पड़ेगा, राइट? तो उस हिसाब से चलेगा। 2 वीक मुझे क्वेश्चन आया था अभी, 2 वीक डिले बता रही है अभी कंपनी, 2 वीक डिले का बता रही है कि अभी 2 वीक डिले हो सकता है। किसका किसी को ऑक्सी कॉन्सेंट्रेशन का 2 वीक डिले होगा, अभी आप चेक करिए, विहान में वहाँ पे खुद बता रहा है 2 वीक। तो मोटा मोटा मान के चलो, अभी तुम ऑर्डर करोगे ना तो तुम्हारा प्रोडक्ट मई एंड तक आएगा, 1 महीना लगेगा, 1 जून तक आएगा। ये कमिटमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। तो कोई भी आदमी जिसको आज के आज ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, पर हाँ आप अपने घर में रखना चाहते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, देन यू कैन बाय इट। ये है इसका यूज केस। एक सवाल आया है, आई जस्ट वांट टू टेल फॉर अदर्स आल्सो, अभी तक आंसर नहीं मिला, थोड़ा सा रवि भाई से मैं पूछ रहा हूँ। द क्वेश्चन इज कैन दिस मशीन और द ऑपरेट फॉर सम टाइम टिल, लेट्स से कि अगर मैं पेशेंट को कार में ले जा सकता हूँ टिल हॉस्पिटल, इन केस एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए तो ऑक्सीजन या कुछ बैटरी बैकअप की बात कर रहे हैं आप? काइंड ऑफ बैकअप, हाँ बैकअप। और कैन ही कैरी सम लाइक put into some container and can he carry till that hospital reached? देखो इसको पावर चाहिए ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम करने के लिए। अगर आप पावर लेके साथ में चल सकते हो, वो लेके जा सकते हैं तो वो भी सॉल्यूशन हो सकता है ना। हर की किस में ले आएगा? अगर सिलेंडर में भरेंगे तो वो शायद पता नहीं उसका सॉल्यूशन है। उस सिलेंडर में भरने का ना वो प्रेशर चाहिए भैया। ये एक सिंपल मशीन है, एक सिंपल मशीन है, आप उसको प्लग दो, पावर दो, वो बराबर आपको ऑक्सीजन देगा, हवा का ऑक्सीजन लेके।
वो ऑक्सीजन जो आता है ना हाँ, वो वो उसी को लेके compress करेगा। करके दे दो। अब उसको पावर नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। अब आप पावर कहीं और से दे सकते हो तो दे दो। अब होता ना यूपीएस लेके मैं चल रहा हूँ बैटरी लगा के, चलेगा, सिंपल आंसर है। आप बोलोगे उसको मैं यहाँ भर दूं ऑक्सीजन को किसी चीज में, बर्तन में, अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है होगा, जहाँ पे आप भर सकते हो तो वो आप देख लो, मशीन ये काम नहीं कर सकता। मशीन काम नहीं करेगा, दिस मशीन कैन नॉट डू दैट, राइट? वो आपको देखना पोर्टेबल। पड़ेगा। अमित, ये यूजुअली अगर किसी को परचेज करना है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, तो इसको हम कैसे फैसिलिटेट करा सकते हैं? क्योंकि मतलब जब शिपिंग है हम ना अपना, शिपमेंट होगा जहाँ भी होगा वहाँ शिपमेंट पे डिलीवरी घर तक चले जाएगा। कैन वी जस्ट पुट द एड्रेस उनका, एंड हाँ उनका उनका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ना आप। उनका रजिस्ट्रेशन करिए, उन्हीं के नाम पे परचेज कर लीजिए, उनके ही नाम से परचेज कीजिए, उनके घर पे डिलीवरी होगा और उनका आईडी अकाउंट बना रहेगा। यही का तरीका है ना आपका। उनका आईडी क्रिएट करके। अच्छा, हाँ वैसे ही जैसे अमेजन पे अगर आपको बाय करना है तो क्या ऑप्शन है, अमेजन पे रजिस्टर तो करोगे ना, ईमेल आईडी और वो डिटेल एड्रेस भरोगे ना, वैसे यहाँ पे भरना पड़ेगा। अच्छा, अब उनको बैंक अकाउंट डिटेल मत मांगिए, वहां पे कुछ भी फर्जी डाल दीजिए। जब आप रजिस्टर करते हो ना तो बैंक अकाउंट डिटेल आप कुछ भी डाल दो, नंबर, बैंक अकाउंट, वो तो ऐसे ही रहता है ना। मतलब बाद में बिजनेस करेगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे, नहीं करेगा तो रहने दो। मतलब अब मालूम मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ और आप मेरे से बोलो बैंक अकाउंट डिटेल दो, तो मैं सोचूंगा ना ये बैंक अकाउंट क्यों मांग रहा है मेरा। तो उस केस में आप वो डिटेल अवॉइड करो। आप उससे सिर्फ उसका एड्रेस ले लो कि भैया तेरा शिपिंग एड्रेस बता दे, तेरा ईमेल आईडी बता दे, तेरा फोन नंबर बता दे, ठीक है, ये सब चीजें ले लो उससे, ठीक है। बेनिफिशियरी नेम है कुछ भी डाल दो आप, एनीथिंग, वहां पे कहीं वो फील्ड वेरीफाई नहीं हो रहा ना, डमी डाल दो आप, डमी दे ये सकते हैं। बोलता है। एक Anything you चीज can और माइंड में आ रहा था भाई कि जब जैसे बैंक हम अकाउंट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे डमी डाल हम सकते हैं। हमने कुछ भी 1111 डाल दीजिए, कुछ जैसे भी हमने डाल दीजिए। किसी का डिटेल लेके हमने डाल दिया, जो नहीं था हमने फर्जी डमी डाल दिया, और उसके बाद हमने रजिस्टर करके परचेज कर दिया। तो अगर हम केवाईसी नहीं करेंगे तो अकाउंट तो 1 महीने के अंदर क्लोज हो जाएगा। और अगर डिलीवरी मान लीजिए 1.5 महीने बाद होती है, 2 महीने बाद होती है, तो क्या उन दोनों में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अभी डिलीवरी नहीं हुई, अकाउंट जो है क्लोज हो गया उसका? अकाउंट क्लोज नहीं होता है, अकाउंट क्यों क्लोज होगा? अकाउंट सस्पेंडेड रहता है, क्लोज नहीं सस्पेंडेड रहता Suspend है। रहता है। हाँ, क्लोज नहीं होता है। उसे डिलीवरी का You can, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा। डिलीवरी का अभी कोई तक लेना मेरे पास अकाउंट 2 है, उसका केवाईसी नहीं किया मैंने। और और आप केवाईसी तो आप कभी भी कर सकते हो ना, जब आपको काम हाँ। करना है तब कर लो। और उनके बिहाफ पे अगर प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ है, उनके बिहाफ पे आप टिकट रेज कर दो कॉन्टैक्ट अस में, वो हो जाता